we're gonna start our new chapter, mechanical properties of solids. 8. So introduction दे रखा है कि in chapter 6 we already studied about the rotation of bodies. हमने चैप्टर 6 में पढ़ लिया था कि कैसे रोटेशन होता है बॉडीज़ का. देन उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि जो मोशन है बॉडी का वो डिपेंड करता है कि कितना मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर ही. लेकिन हमने खुद ही को रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि रिजिड बॉडी को हम सिर्फ सिंपलर सिचुएशन. एक रिजिड बॉडी जनरली उसका मतलब होता है कि वो एक हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट साइज है. लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है. रियलिटी में जो बॉडीज़ है वो स्ट्रेच हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है और बेंड भी हो सकती है. ठीक है. और जो अगर हम एक रिजिड स्टील बार की बात करें तो वो भी डिफॉर्म हो सकता है जब उसके ऊपर हम सफिशिएंट लार्ज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड बॉडीज परफेक्टली रिजिड नहीं होती है. एक सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप और साइज रहता है, तो अगर उसे चेंज करना हो या डिफॉर्म करना हो उसकी शेप को या साइज ऑफ अ बॉडी तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. अगर हम स्ट्रेच करते हैं एक हेलिकल स्प्रिंग को, अगर हम जेंटली भी पुल करते हैं ना उसकी एंड से, तो जो लेंथ होगी स्प्रिंग की वो बढ़ जाएगी. और अगर हम लोग उसके एंड को छोड़ देंगे तो क्या कर लेगी? वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाएगी. तो यही प्रॉपर्टी बॉडीज की जिसमें उसके पास क्षमता है कि वो अपनी जो ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन कर सकती है जब अप्लाइड फोर्स उससे हट जाता है. तो उसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं. और जो जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. हालांकि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एक पुट्टी के ऊपर या एक कीचड़ पे, तो उसमें उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं रहती कि वो अपनी वापस पुरानी वाली शेप को वापस उसी में आ सके और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी. जो पुट्टी है या जो मड है वो एक क्लोज आइडियल प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है. अब जो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन में. अगर हम एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने कि जो बिल्डिंग्स मतलब अगर किसी को बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि उसको स्टील की इलास्टिसिटी या कंक्रीट की इलास्टिसिटी इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. और यही सेम चीज़ जब हम लोग ब्रिज बनाते हैं या ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं या रोपवेज बनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. हाँ, अगर कोई पूछे कि क्या हम लोग एक एरोप्लेन बना सकते हैं जो बहुत हल्का हो लेकिन उसके अंदर एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हो जिससे वो क्या कर सके? पैसेंजर्स को ऊपर उठा सके. क्या हम डिज़ाइन कर सकते एक आर्टिफिशियल लिम्ब जो हल्का हो लेकिन सख्त हो? क्यों हमेशा जो रेलवे ट्रैक है उसका एक पार्टिकुलर शेप है आई शेप? क्यों जो ग्लास है वो एक ब्रिटल है यानी थोड़ी सी गिरने से ही चकनाचूर हो जाती है, वहीं पे जो ब्रास है वो नहीं होता है. ब्रास ब्रिटल नेचर का नहीं होता है. अब इन सब सवालों के जवाब देने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जब भी हम लोग सिंपल काइंड ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर पड़ती है तो जो सॉलिड बॉडीज़ है वो कैसे डिफॉर्म हो जाती है.
इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या है इलास्टिक बिहेवियर और क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिससे कि हम लोग इन सारे सवालों का जवाब दे सके। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हालांकि दोनों में बहुत कम अंतर है। अब कलर दूसरा ले लेते हैं, क्या, ग्रीन कलर, ओके। अब स्ट्रेस, ग्रीन चूज किया था हमने, नो ग्रीन या ग्रीन। जब फोर्स अप्लाई की जाती है बॉडी पे ऐसे मैनर में जिसमें जो बॉडी है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी वो मोशन नहीं करती है, अगर उसमें डिफॉर्मेशन यानी उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, एक चाहे वो छोटा सा चेंज हो चाहे वो बड़ा चेंज हो, वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला कि नेचर क्या है मटेरियल, मतलब नेचर क्या है मटेरियल ऑफ द बॉडी के, मतलब वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, और मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। कुछ डिफॉर्मेशन ऐसी होती है जो मतलब जो विजुअली नोटिसेबल नहीं होती है कुछ मटेरियल्स पे, और कुछ ऐसी चीज़ है जो नोटिसेबल होती है। जब एक बॉडी के ऊपर डिफॉर्म फोर्स पड़ता है, बाहर से हम लोग क्या दे रहे हैं? एक डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं। बाहर से एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे हमारा क्या पड़ रहा है? एक डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ रहा है। तो क्या होगा? उधर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया जाएगा इनसाइड द बॉडी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। किसके? द फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे सेम मैग्नीट्यूड से वो भी अप्लाई करेगा, लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट रहेगी। तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। यहाँ पे जो F है वो फोर्स अप्लाइड है, और जो A है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्ट्रेस का, वो होगा F/A। ऐसा यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। और इसकी डायमेंशन होती है ml-1 t-2। अब तीन तरीके से जो सॉलिड है वो अपनी डायमेंशन को चेंज कर सकता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। पहला है एक सिलेंडर है जिसके अपोजिट साइड्स पे दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, इस केस को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जब सिलेंड्रिकल कंप्रेस हो रहा है, अपोजिट दोनों की साइड में जो फोर्स है वो तो सेम है, लेकिन इस बार अंदर की साइड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इस वजह से हम बोलेंगे इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो लेंथ है सिलेंडर की वो चेंज हो रही है। तो जो चेंज इन लेंथ है उसको हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, और जो ओरिजिनल लेंथ है उसको कैपिटल एल से, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मीन्स चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये रहा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल बाय एल।
कि जब हम दो इक्वल अपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई की जाती है पैरेलल यहाँ पे मेन है, ठीक है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेस। एज अ रिजल्ट जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस दोनों अपोजिट फेसेस की तरफ लगते हैं, इसी को, और एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, शियरिंग स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय एल, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, और थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री, जहाँ पे जो थीटा है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सिलेंडर का, किससे, वर्टिकल से, यानी जो ओरिजिनल पोजीशन थी सिलेंडर की। और यूजुअली जो थीटा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो इक्वल टू किसके रहता है, थीटा के, और थीटा 10 डिग्री के। अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिर्फ 1% डिफरेंस है किसके बीच में, थीटा और टेन थीटा के बीच में, हम इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर एक मोटी सी बुक है तो जब हम उसको हैंड से प्रेस करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। मान लो पहले इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो एकदम कितनी थी, वो सीधी थी, एक मिनट, पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, एकदम स्ट्रेट थी, सीधी थी, अब ये कितनी मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, तो बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं थीटा। और लास्ट है एक सॉलिड स्फीयर है, उसको हमने किसके अंदर दिया है, एक फ्लूइड के अंदर दिया है जिसके हाई प्रेशर है, जिसको अगर हम कंप्रेस करेंगे यूनिफॉर्मली सारे साइड से तो जो फोर्स अप्लाई होगा फ्लूइड के ऊपर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा हर एक पॉइंट पे। तो जो बॉडी हम कह सकते हैं कि जो वो बॉडी है वो एक हाइड्रोलिक कंप्रेशन के अंडर है, और इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम है वो इनिशियली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी जो इक्वल और अपोजिट रहेगा जो एफ एक्सटर्नल के, जो हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होगा। जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया गया है हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, और जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन को लिखते हैं डेल्टा वी बाय वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब हमारा कौन सा लॉ आ जाता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत इजी लॉ है। हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर टेक डिफरेंट फॉर्म, जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय सेम हो, लेकिन जब स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट का तो जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। देखो
जो स्मॉल डिफॉर्मेशन जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। और ये जो k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। न्यू एनसीईआरटी में तो कट गया है, लेकिन जो लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारे रॉबर्ट हुक ने दी थी, जिनको हम लोग सेल थ्योरी के मतलब जिन्होंने ये सेल के बारे में बताया था उनसे बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हुक्स लॉ थे, जो हुक्स लॉ है वो एक एम्पिरिकल लॉ है और ये बहुत सारे मटेरियल्स के लिए वैलिड रहता है। हाउएवर कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ये काम नहीं आती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट कलर पिंक कलर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रिलेशन है किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, दिए गए मटेरियल के लिए टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी चेंज इन लेंथ बाय द इनिशियल लेंथ। तो एक्सपेरिमेंटली इन अ स्टैंडर्ड टेस्ट टेंसर प्रॉपर्टीज, एक टेस्ट सिलेंडर लिया है या एक वायर लिया है, उसको हमने स्ट्रेच किया है जितना हमें फोर्स दिया गया था, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज आया है किसमें, लेंथ में, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। और अप्लाइड फोर्स ज़रूरी है जिससे स्ट्रेन को हमने रिकॉर्ड किया। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्टेप्स में, और हम देख सकते हैं कितना लेंथ में चेंज आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसके बीच में, स्ट्रेस के बीच में, जो इक्वल मैग्नीट्यूड का है जितना हमने फोर्स अप्लाई किया है पर यूनिट एरिया और जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। एक टिपिकल ग्राफ है मेटल का, 8.2 में दे रखा है, एक एनाकोलर ग्राफ है ये। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं और जो शियर स्ट्रेस है वो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग में अलग अलग पॉइंट्स देखने मिल रहे हैं मटेरियल टू मटेरियल। ये जो कर्व है ये हमें मदद करता है कि हम समझ सके कि कैसे एक गिवन मटेरियल डिफॉर्म कर रहा है जैसे जैसे जो लोड है वो बढ़ रहा है। अगर हम ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं O से A तक, एक मिनट, पिंक, ओके, ठीक है। अगर हम O से A की बात करें तो वो जो कर्व है वो लीनियर है, मतलब ये O से लेकर A तक ये क्या है, ये लीनियर है। तो अगर ये लीनियर है मतलब जो स्ट्रेस है, जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, ऑबे कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। हाँ, एक मिनट, इरेजर से इरेज करेंगे।
ठीक है। फिर जो बॉडी है वो रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को जब उस पर फोर्स जो फोर्स अप्लाई किया था वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो उस रीजन में जो सॉलिड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। अब ए से बी की बात करें तो जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। हम देख सकते हैं कि ए से बी में थोड़ा सा उछाल आया है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है दोनों। तो जो बॉडी है वो स्टिल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस आ रही है। तो वो कैसी बॉडी हुई, वो एक इलास्टिक बॉडी हुई। तो जो बी है वो क्या है, उसकी एक इलास्टिक लिमिट है, मतलब उसके बाद अगर वो आगे बढ़ी तो वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी, बेंट हो जाएगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। और ये जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, और जिसको हम लोग सिग्मा वाई से भी डिनोट करते हैं। बहुत गंदा दिख रहा है, हम इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हाइलाइटर। अगर हम लोग उस पर लोड फर्दर इंक्रीज करते हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सीड द यील्ड स्ट्रेस। अच्छा, जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेन, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उस पर फर्दर लोड इंक्रीज करते तो उसका जो स्ट्रेस होगा वो बढ़ जाएगा, और जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज होगा, तुरंत इंक्रीज हो जाएगा अगर उसमें भले ही छोटा छोटा चेंज हमें स्ट्रेस में देखने को मिले। तो जो प्रोपोर्शन होगा कर्व बी टू डी ये बता रहा है कि जब लोड रिमूव होगा कुछ पॉइंट सी पे बिटवीन द बी एंड डी, तो बॉडी क्या करेगा, जो बॉडी होगा वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। वो कैसी बॉडी बन जाएगा, वो प्लास्टिक बॉडी बन जाएगा। इस केस में जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और जो स्ट्रेन होगा वो भी क्या बन जाए, लेकिन जो स्ट्रेन होगा वो जीरो नहीं होगा। मतलब क्या होगा, जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आ पाएगी तो जो स्ट्रेस होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो स्ट्रेन होगा वो जीरो नहीं होगा। तो हम मटेरियल को क्या कह सकते हैं, वो एक परमानेंट सेट है, या तो जो डिफॉर्मेशन है हम उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो जो पॉइंट डी है ग्राफ पे वो क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग सिग्मा यू वाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद वाली जो पॉइंट है, जो एडिशनल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या कर देगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसको रिड्यूस कर देगा, और जो फ्रैक्चर है वो अकर हो जाएगा किसमें, पॉइंट ई में। उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और जो फ्रैक्चर पॉइंट डी और ई के बहुत क्लोज होगा, जो मटेरियल है हम उसको क्या बोल सकते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं। और उसके फार पार्ट में अगर डी और ई का जो फासला है ये बहुत ज़्यादा दूर है, नज़दीक नहीं है, तो हम मटेरियल को क्या बोल सकते हैं, डक्टाइल बोल सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन का जो बिहेवियर है ये हर मटेरियल के लिए वेरी करता है, मतलब सारे मटेरियल्स में ये दोनों लोग प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते। जब हम लोग एक रबर को पुल करते हैं बहुत टाइम के लिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो जो लेंथ है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। जैसे कि अगर हम फिगर 8.3 में देखें तो ये दिखा रहा है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इलास्टिक टिश्यू, जैसे कि हमारे आयोटा, जो हमारे किस में प्रेजेंट है, हमारी हार्ट में प्रेजेंट है। और तो जो इलास्टिक रीजन है वो बहुत बड़ा है,
और जो मटेरियल्स है वो बिल्कुल भी हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं बहुत सारे रीजन में, चाहे वो ब्रिटल वाला रीजन हो, चाहे वो डक्टाइल वाला रीजन हो, चाहे वो कौन सा वाला रीजन हो, प्लास्टिक रीजन हो, वहाँ पे हुक्स लॉ बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा है। सेकेंडली, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं है। सब्सटेंसेस जैसे कि टिश्यू ऑफ आयोटा या चाहे वो रबर, बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेच हो जाती है, जिससे क्या होता है बहुत बड़ा स्ट्रेन देखने को मिलता है। इसी को हम लोग इलास्टोमर्स बोलते हैं। इलास्टोमर्स का टॉपिक हमें कहाँ देखने मिलेगा? इसी चैप्टर में। अब है हमारा इलास्टिक मॉड्यूलाई। दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन? रेड बच गया, राइट। इट्स लुकिंग लाइक एन ऑरेंज। इलास्टिक मॉड्यूलाई जो प्रोपोर्शनल रीजन है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कवर। ये एक प्रोपोर्शनल रीजन है किसमें इलास्टिक लिमिट यानी डी तक का पॉइंट बता रहा है, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अभी तक फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो इसकी बहुत ग्रेट इम्पॉर्टेंस है स्ट्रक्चरल में भी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी, क्योंकि उनको डी तक यानी जो हमारा जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ तक इलास्टिक लिमिट है उसके आगे अगर बढ़ता है तो ये इंजीनियर मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें डी तक लिमिट पता है, मतलब हमें उसकी इलास्टिक लिमिट पता है, तो हम वहीं तक उसकी जो जिसकी इलास्टिक लिमिट जितनी ज़्यादा रहेंगी हम लोग उसको उतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए या स्ट्रक्चरली मेंटेन करने के लिए। तो ये दे रखा है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ये जो हमारा इलास्टिक लिमिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो रेशियो है स्ट्रेस स्ट्रेन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये क्या करता है? इट इज फाउंड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। अब हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अगेन द यंग मॉड्यूलस। ये हमारे तीन तरह के होते हैं, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस और द शियर मॉड्यूलस। आई थॉट येलो कलर। ठीक है, अब यंग मॉड्यूलस। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जो गिवन मटेरियल है उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रेन जो प्रोड्यूस करता है वही सेम स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है टेंसाइल में और किस में? हमारा कंप्रेसिव में। चाहे वो इलोंगेट कर रहा हो चाहे वो कंप्रेस कर रहा हो, दोनों में ही जो मैग्नीट्यूड रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का वो सेम रहेगा। तो जो रेशियो है टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस का टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग मॉड्यूलस, जिसको हम लोग सिंबल डिनोट है Y से। ठीक है, अब देखो हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से और स्ट्रेन को E से डिनोट करते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है F बाई एरिया बाई डेल्टा L बाई L। तो ये हमारा हो जाता है F इंटू L बाई A डेल्टा L। सिंस हमें पता है कि जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो यूनिट रहेगी यंग मॉड्यूलस की वो किसके बराबर रहेगी? स्ट्रेस के, जो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हमारा पास्कल। तो जो वैल्यू है यंग मॉड्यूलाई की वो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट वेरी करता है, ये भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। तो ये हमें टेबल दे रखी है एनसीईआरटी ने भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें
लेकिन जो क्वेश्चंस है उसमें हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू दे रखी हुई है। इस वजह से ये जो मटेरियल है इसको लार्ज फोर्स चाहिए जिससे ये क्या कर सके, छोटा सा चेंज कर सके लेंथ में। अगर हमें बढ़ानी है एक थिन स्टील की लेंथ को, की वायर को ऑफ 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय द 0.1%, और जो फोर्स है वो 2000 न्यूटन दे रखा है। 2000 न्यूटन की ज़रूरत है। जितना फोर्स हमें एक थिन स्टील बनाने के लिए लगेगा उतना ही हमें सेम स्ट्रेन लगेगा एल्युमिनियम बनाने के लिए। और जो ब्रास कॉपर वायर होती है उसमें हमें सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो हमारा 690 न्यूटन, 900 न्यूटन और 110 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इसका ये मतलब है कि जो स्टील है या जो इलास्टिक है, एक मिनट, इसका ये मतलब है कि जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है देन द कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम के। तो ये रीज़न है कि जो स्टील है उसको हम वो हैवी, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें बनाने में हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, या हमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाने होते हैं तो भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टील का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे जो वुड है, बोन है, कंक्रीट है, ये ग्लास है, इन सब का क्या है, बहुत छोटा यंग मॉड्यूलस है। जितना ज़्यादा यंग मॉड्यूलस उतना ज़्यादा स्ट्रेस, और अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो यंग मॉड्यूलस बढ़ेगा, अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो यंग मॉड्यूलस घटेगा, अगर यंग मॉड्यूलस बढ़ेगा तो स्ट्रेन हमारा कम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस